अच्छा, अभी कल जो हमने पढ़ा था उसमें से अगर किसी का कोई सवाल है कुछ भी तो आप पूछ लें। कल वाले सबक में से कोई सवाल है तो अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हुआ कल वाले सबक में से तो बता दें, थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देते हैं। मैं कह देता हूँ, थोड़ा सा बोल देता हूँ कि कल हमने क्या किया था। हमने कल IS-20 जिसका टाइटल गवर्नमेंट ग्रांट्स है हमने शुरू किया था, और फिर हमने उसमें ये बात की थी कि किसी भी स्टैंडर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिसको हमने लेके चलना होता है किसी भी स्टैंडर्ड में। फिर हमने उसके अंदर जो सेक्शंस थे उनको देखा था, लाइक किसी भी स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव, तो IS-20 का हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने उसका स्कोप डिस्कस किया था कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा। फिर हमने डेफिनेशंस की बात की थी। हमने कल 4 चीज़ों को पढ़ा था जिसके अंदर हमारे पास गवर्नमेंट असिस्टेंस थी। वो क्या होती है? कोई भी ऐसा अमल जिससे किसी ख़ास एंटिटी को या किसी ख़ास ग्रुप ऑफ एंटिटीज़ को डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाए। अगर इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँच रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की सूरत में, तो वो उस केस में हम उसको गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं लेंगे। गवर्नमेंट असिस्टेंस से ही जो अगला स्टेप था वो था हमारा गवर्नमेंट ग्रांट्स का, और गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर हमारे पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 गवर्नमेंट असिस्टेंस, बिल्कुल ठीक कहा, और नंबर 2 ट्रांसफ़र ऑफ आ रिसोर्स या रिसोर्सेज। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2 चीज़ें अगर होंगी, ट्रांसफ़र ऑफ ए रिसोर्स, और दूसरा है आपके पास, बल्कि पहला है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस होगी तो आपके पास वो गवर्नमेंट ग्रांट कहलाएगी। इसके बाद फिर हमने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट को देखा था। फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में हमने ये देखा था कि 2 चीज़ों की अगर रीज़नेबल एश्योरेंस है तो हम किसी भी गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिसको हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट कह रहे हैं हम उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को देखते हुए। उसमें 2 पॉइंट्स थे। नंबर 1 कि रीज़नेबल एश्योरेंस हो कि जो कंडीशंस अटैच्ड हैं उस ग्रांट के साथ आप उसको पूरा करने की सलाहियत रखते हो, इरादा रखते हो, और आप उसको पूरा कर लेंगे। ये सवाल आपने अपने आप से पूछना है at the time of having the grant। और दूसरा पॉइंट क्या था? अगर तो ग्रांट रिसीव हो चुकी है फिर तो दूसरे वाले पॉइंट की बात ही नहीं है। लेकिन अगर रिसीव नहीं हुई, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बात हो रही है, तो फिर उस सूरत में आप ये सवाल पूछ लें अपने आप से कि क्या ग्रांट हमें फ्यूचर में मिल जाएगी। अगर तो रीजनेबली एश्योर्ड हैं आपको ग्रांट मिल जाएगी, तो फिर तो आप इन 2 पॉइंट्स के होते हुए आप किसी भी गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर अगली बात थी हमारी मेजरमेंट की। मेजरमेंट में हम मेजरमेंट वाला पोर्शन सेक्शन हम लोग कर ही रहे थे, फिर टाइम ख़त्म हो गया, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात कर लेते हैं। अभी मेजरमेंट में हमने बात की थी कि किसी भी गवर्नमेंट ग्रांट को जब इनिशियली रिकॉर्ड करेंगे तो उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करें। IS-16 में भी हमने पढ़ा था थोड़ा सा, यहाँ पर भी आज भी हमने वो पढ़ना है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट्स के एतबार से पढ़ना है। गवर्नमेंट ग्रांट्स की अगर मेजरमेंट की बात की जाए तो हम इसको, अच्छा, इसका जो जवाब था वो जब आपको समझाने के लिए फिर मैंने एक और बात यहाँ से निकाली थी कि आप ये देखें कि जो ग्रांट आपको मिली है वो है किस शक्ल में, मॉनिटरी फॉर्म में है या नॉन मॉनिटरी फॉर्म में। मॉनिटरी फॉर्म से मुराद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। और नॉन मॉनिटरी में बजाते खुद कोई भी फ़िज़िकल एसेट आपको दे दिया जाए, या अगर फ़िज़िकल एसेट नहीं भी है
कोई आपको जिसमें स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो कोई टेंजेबल या इनटेंजेबल एसेट दे दिया जाए आपको। FAR 1 में इनटेंजेबल जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो लिहाजा इसीलिए मैंने फिजिकल एसेट पहले बोल दिया, जबकि गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर इंटेंजिबल्स भी आ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, तो लिहाजा वो टेस्ट भी नहीं होंगे और हम उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं करेंगे। तो आप टेंजिबल एसेट्स कोई भी अपने ज़हन में ले आएँ कि हुकूमत ने आपको वही दे दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास अगर जब मेजरमेंट की बात होगी तो मेजरमेंट में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है आपकी, या तो हो सकती है मॉनिटरी या हो सकती है जो मॉनिटरी है वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की सूरत में होगी। कैश आपको क्यों दिया जाएगा? कैश आपको दिया जाता है दो कामों के लिए, वो भी हमने कल बात की थी, या तो लॉन्ग टर्म एसेट ख़रीद लो या फिर अपने एक्सपेंसेस को कंपनसेट कर लो, ठीक हो गया। तो ये दो कामों के लिए हमें यहाँ पर मॉनिटरी जो ग्रांट है वो मिल सकती है, टू कंपनसेट एक्सपेंसेस या टू परचेज, टू कंस्ट्रक्ट, या उसको मैन्युफैक्चर करना है आपने, जो भी है। अगर बिल्डिंग आप ख़ुद बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन ख़ुद करनी है, ख़ुद कर लें आप, आपको पैसे दे दिए, ख़ुद से आप बिल्डिंग बना सकते हैं आप, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एसेट किसी भी अंदाज में आप एक्वायर करना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, वो तमाम की तमाम जो शक्लें हैं वो यहाँ पर आएंगी। अच्छा जी, एक अहम बात है वो ये है कि आप लोग जितने मर्ज़ी बजे आ जाएं, चाहे आप 5 मिनट पहले ही क्यों ना पहुँचें, क्लास में आ जाएं आप, ठीक है जी। ये मत सोचेंगे क्लास में ये होगा तो वो पढ़ा रहा है तो वो तंग होगा तो कुछ कह ना दे। आ जाओ यार, 1 मिनट पहले भी आते तो क्लास में आ जाओ, ठीक है। जिस काम के लिए आए हो वो तो कर लो ना आके, चाहे आधा मिनट क्यों ना हो। तो लिहाजा जो बंदा लेट आ रहा है शर्मिंदा ना हो, आ तो गया ना, मैं उसका वैसे ही बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि चलो आ तो गया यार ठीक है। अभी तो जो असल जो मसला है वो तो ये है कि पढ़ना तो चलो बात की बात है, अभी तो क्लास में लाना ही, ले ही आए हम किसी को, तो वही बड़ी बात है। अभी तो दिल पढ़ने पे रजामंद नहीं हो रहा ना, तो क्लास में कोई बंदा आना शुरू हो जाए, आदी बन जाए, ठीक है, नमाज हम उसकी खुद ठीक कर लेंगे, मस्जिद का आदी बन जाए पहले तो नमाज पहले ठीक करने के चक्कर में लगे रहेंगे ना, हो सकता है मस्जिद से भाग ही जाए वो। हाँ, तो पहले उसका इस बात पे उसको खूब ज़रा मोटिवेट कर लिया जाए कि यार कारी सब अच्छे हैं, आ जाए करो, खैर है, कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है जी। कल वो असल में हुआ ही है कि मैं निकला, वो एक लड़का अजीब सी शक्ल बना के खड़ा हुआ था हाँ, अभी फिर नहीं है। मैंने कहा तू आया नहीं? कहता वो मैं 15 मिनट पहले पहुंचा तो वो क्लास में इतने सारे लोग थे। मैंने कहा कुछ कह रहे थे? मैंने कहा पहले कभी कुछ कहा है मैंने? कहता कहा तो बहुत कुछ है। मैंने कहा लेट आने पे कुछ कभी मैंने कहा है तो आप आ जाए जी, मेरी गुजारिश है। पढ़ाई के मामले में बेशरम नहीं, इंशाल्लाह मैं इस मामले में ना खुद बेशरम, हाँ पढ़ाई के मामले में, हाँ सिर्फ पढ़ाई के मामले। अच्छा भी एक तो है हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो मॉनिटरी ग्रांट है। अच्छा ये जो हमें कैसे पता चलेगा कि यार ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेट कर रही है? ये कंडीशंस बताएंगी हमें। हम ग्रांट के बारे में फ़ैसला करेंगे कंडीशंस को देखकर। जनाब बिल्कुल हो सकती है। इन्वेंट्री कैसे हो सकती है, थोड़ी सी मिसाल दे दें।
तो आप बिजनेस करने के लिए उसने खरीदनी है, तो आप उसके पास इतना मतलब नहीं है सोर्स, तो वो जो इससे ग्रांट लेगा वो अपने उसी से कर देगा। आप कह रहे हैं कि आपको ग्रांट मिली और आप उसे इन्वेंट्री परचेज कर लें। क्योंकि इस तरीके से उसके भी तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। वो अगर वो मतलब लोन लेता किसी से बैंक से अपने उसके लिए यानी शॉर्ट टर्म लोन, तो वो उसके बजाय ग्रांट से अपना काम चला रहे हैं। हाँ ठीक है। इन्होंने जो सवाल किया, सवाल ये था कि ग्रांट जो हमें मिलती है या मिल सकती है अगर हम उसको इन्वेंट्री की परचेज़ में इस्तेमाल कर लें, ऐसे ही है ना जी। इन्वेंट्री को परचेज़ करके अगर आपने बेच दिया तो बिलाशुबा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा तो बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा तो बनेगा। इन्वेंट्री को आपने परचेज़ किया, जब तक वो अनसोल्ड है वो आपका एसेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म है, करंट एसेट्स में आता है वो। लेकिन अगर आपने इसको बेच दिया तो वो आपके एक्सपेंसेस में चला जाएगा, ऐसे ही है। आम तौर पे जब ग्रांट की बात की जाती है तो ग्रांट आम तौर पे इन्वेंट्रीज के लिए नहीं होती है, आम तौर पे, लेकिन हो सकती है। आम तौर पे जो ग्रांट मिल रही होती है और जो उसके साथ कंडीशंस अटैच्ड होती हैं या जो क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे उनके अंदर या तो कोई लॉन्ग टर्म एसेट ख़रीदना या बनाना या किसी भी अंदाज में एक्वायर करने का कहा जाता है, या नंबर 2 आप को वो ग्रांट दी जाती है ताकि आप अपने एक्सपेंसेस में थोड़ी सी आसानी हासिल कर लें। मसलन आपने इतने सारे लोगों को, अब देखें ना, कंडीशंस कुछ इस अंदाज की होंगी जिसमें हुकूमत को कुछ फ़ायदा हो, ठीक है, सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं होगा, हुकूमत का भी कुछ फ़ायदा होगा। कंडीशन इस नोयत की होंगी। अब कंडीशन इस नोयत की, मसलन एक्सपेंसेस की अगर बात करें हम, क्योंकि इन्वेंट्री लॉन्ग टर्म एसेट तो हो नहीं सकता, एक्सपेंसेस अगर होगा, अब एक्सपेंसेस किस नोयत का हो तो हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है। मसलन हुकूमत आपको ये कहती है कि यार आपने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है, जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे तो बिलाशुबा आपको उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, मुआवजा देना पड़ेगा सैलरीज की सूरत में। तो हुकूमत ये कहती है कि आपने चूंकि सैलरीज दी हैं तो आपने जो कुल सैलरीज दी हैं वो 5 मिलियन की दी हैं, 50 लाख की, तो ये लो 40 लाख मेरी तरफ से ले लो। बात समझ में आ रही? तो हुकूमत जब ग्रांट देगी तो कंडीशंस भी कोई ऐसी इस नोयत की होंगी जिसमें उसको फ़ायदा भी हो रहा हो। हम सिर्फ एक तरफा बात को लेकर नहीं चल सकते ना, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी कि हम लोग जब बेनिफिट की बात करते हैं, हुकूमत ने किसी एंटिटी को या किसी ग्रुप को दिया तो हुकूमत आपकी सगी तो नहीं है ना, वो आपको क्यों फ़ायदा देगी? हुकूमत उसको फ़ायदा अगर दे रही है तो उसका भी तो कुछ इंटरेस्ट होगा ना। इंटरेस्ट क्या होगा? इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाए, कोई ख़ास इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, ठीक है। मसलन ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो गुम हो चुकी है कहीं हिस्ट्री में, उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए कुछ कर दिया जाए। पाकिस्तान में टूरिज़म को बढ़ाने के लिए जो टूरिज़म में लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको कुछ हुकूमत उनकी मदद कर दे, ठीक है। या जो बलूचिस्तान में जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए टैक्स फ्री जोन बना दे। बहुत सारे होते हैं इस तरह के मामला। तो हुकूमत कारोबार को, बिज़नेस को फ़रोग देने के लिए जब भी इंटरवीन करेगी उसका अपना भी फ़ायदा होगा। तो इन्वेंट्री हो सकता है, ठीक है, आम तौर पे नहीं होता, हो सकता है अगर उसको उसमें कोई फ़ायदा नज़र आए, ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग क्या बात कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, जो सेकंड वाला पॉइंट था वो ये था कि हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, आप उसको परचेज कर लें। तो टू एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स। दूसरे वाला जो है नॉन मॉनिटरी, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स ही आते हैं। हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म आम तौर पे हमारे पास ये आता है। क्या इसके अलावा कोई और चीज़ें आ सकती हैं? जी आ सकती हैं, ठीक है, आ सकती हैं, लेकिन फिर हम उसको देखेंगे कि अब इसको डील कैसे करना है। क्या ये IS2 के अंदर डील हो जाएगा? क्या IS2 के अलावा कोई और इसके ऊपर कोई जिस तरह मसलन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई एक स्टैंडर्ड आ गया, उस स्टैंडर्ड से
रिलेटेड कोई एक ऐसी चीज़ आ गई आपके सामने प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि उस स्टैंडर्ड में एड्रेस नहीं की गई, कोई ख़ास चीज़, अब क्या किया जाए? तो फिर जो आपकी जो स्टैंडर्ड कमेटी जो बोर्ड है आपका, जो स्टैंडर्ड बोर्ड है आपका, वो फिर उस ख़ास इश्यूज़ के ऊपर, उन ख़ास इश्यूज़ के ऊपर अलग से फिर एक जो कमेटी में एक बात चलती है, उसके ऊपर जो फैसला आता है उसके ऊपर अलग से एक कोडिंग बनाकर वो भी इशू करते हैं। जब तक ISS थे, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए आता था 6 SIC स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी। जब अब IFRS आना शुरू हो गए हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जब ये आना शुरू हो गए हैं, जब तक हमारे पास ये थे तो इनके लिए हमारे पास आता था SIC। अब हमारे पास क्या है? IFRS, तो इनके लिए आता है IFRIC इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो अगर कोई ऐसी ग्रांट आ जाए जिसका अभी तक कोई जिक्र नहीं था इसके अंदर, तो उसके लिए यकीनन कोई होगा, लेकिन अभी है नहीं फिलहाल ऐसी कोई बात, क्योंकि आसान सा। अच्छा, लॉन्ग टर्म एसेट्स आ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक हमने कुछ रिवीजन भी कर ली और कुछ थोड़ा सा नया भी पढ़ लिया जी। डायरेक्ट पे कर दे, हाँ, अगर डायरेक्ट पे कर दे तो तब भी उस सूरत में भी ग्रांट ही होगी आपकी। किस क्या होगा? नहीं, नॉन मॉनिटरी में तो नहीं आएगा। देखें, आपने अगर सपोज़ अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरीज देनी थी और गवर्नमेंट ने डायरेक्टली दे दी, जो कि आमतौर पे नहीं होता, गवर्नमेंट ने अगर डायरेक्टली दे दी तो सपोज़ एक शख्स है, उसकी 50,000 रुपये सैलरी है, तो वो 50,000 रुपयों के इवज़ क्या उसको गंदम देंगे? उसको कहें जी यार ये इस दफ़ा तुम 50,000 छोड़ो, ये गंदम ले जाओ, पैसे देंगे ना उसको, या उसको बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे या कोई भी। तो जब उसको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो मॉनिटरी फॉर्म में होगा ना, तब भी डायरेक्ट दे। अगर कैश की फॉर्म में है या कैश की किसी भी दूसरी फॉर्म में है तो वो मॉनिटरी ग्रांट ही है, ठीक है जी। अच्छा भाई, अब एक चीज़ ज़रा समझ लें कि नॉन मॉनिटरी ग्रांट जो है उसके अंदर हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। हमारे पास जब भी लॉन्ग टर्म एसेट्स आ जाएं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करें, उसको किस पे मेजर करें? फेयर वैल्यू पे। तो लिहाजा लॉन्ग टर्म एसेट जो हैं ये किस पे मेजर होंगे? मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू एक नई डेफिनेशन आ गई, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ये IAS 16 में भी यूज़ होगा, ये आपके मुख्तलिफ जो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं उन तमाम स्टैंडर्ड्स में अपने अपने अंदाज में यूज़ होगा। तो फेयर वैल्यू क्या होता है, ज़रा वो भी लिखना चाहें तो लिख लें, समझना चाहें तो वो भी समझ लें। फेयर वैल्यू क्या होता है जी? फेयर वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो ये है, फेयर वैल्यू इज़ अ वैल्यू विच कुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट। फेयर वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है जो कि आप हासिल कर सकते हैं अगर आप किसी भी एसेट को बेचें, और टू सेटल अ लायबिलिटी, लायबिलिटी को सेटल करने, और टू पे टू सेटल अ लायबिलिटी, लायबिलिटी को सेटल करने के लिए जो आप पे कर दें। दो चीज़ें आ गई, एसेट की फेयर वैल्यू निकालनी है तो ये देख लो कि एसेट को बेचकर जो रकम मिलेगी वो कब? जिस दिन की आपको फेयर वैल्यू चाहिए, जिस दिन की आपको फेयर वैल्यू चाहिए। अच्छा, फेयर वैल्यू के अंदर ना मैं आपको थोड़ा सा ना इसके कंपोनेंट्स में जिसकी डेफिनेशन को तोड़ के बता देता हूं मैं कि फेयर वैल्यू हम कहेंगे कैसे। फेयर वैल्यू वैल्यू क्या होगी? फेयर वैल्यू की डेफिनेशन के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है कि दो चीज़ें मैंने पहले बता दी। अगली जो टर्मिनोलॉजी वो क्या है? इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन एट मेजरमेंट डेट। ये एक जुमला है। फेयर वैल्यू इज अ वैल्यू विच कुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन एट दी मेजरमेंट। किसी किस्म का कोई जोर नहीं है, किसी किस्म की कोई मजबूरी नहीं है, दोनों पार्टीज में से किसी की भी।
ये इसका मफहूम है इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का मफहूम ये है। ऑर्डरली ट्रांजैक्शन का जो मफहूम है ये इसको खूब अच्छी तरह से बयान किया गया है IFRS 13, जिसका टाइटल है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये आपका एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है, स्टैंडर्ड CFAB 1 है आपका। वहां पर ऑर्डरली ट्रांजैक्शन को खूब अच्छी तरह से डिफाइन किया गया और इसी तरह से डिफाइन किया गया। पहली बात तो समझ आ गई कि हमें जो वैल्यू रिसीव हो सकती है ठीक है, और लायबिलिटी को अगर ट्रांसफर करना है तो जो पे करना पड़ सकता है वो ठीक है। लेकिन अगली जो शर्तें हैं वो क्या हैं? ये जो वैल्यू आप निकालेंगे पे करने के चक्कर में या रिसीव करने के चक्कर में, ये कब होनी चाहिए? जिस दिन आपको फेयर वैल्यू निकालनी है उसी दिन ही आप ये काम कर सकते हैं। और किन दो लोगों के दरमियान में होगा? जो कि नॉलेजेबल है, मार्केट की कंडीशन से वाकिफ हैं, फोर्स्ड सेल नहीं है, डिस्ट्रेस्ड सेल नहीं है, दोनों की कोई मजबूरी नहीं है, दोनों अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही सेल या परचेज कर रहे हैं। सेल करने वाला ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम ले ले और परचेज करने वाला ये चाहता है कि कम से कम रकम अदा करे, क्योंकि तभी कोई दरमियान में आके वैल्यू तय होगी। ऐसे ही होता है ना जी। एक बंदे की मजबूरी हो तो दूसरा बंदा क्या करता है? फ़ायदा उठाएगा। अगर किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से फ़ायदा उठा लिया तो ये फेयर वैल्यू हरगिज़ नहीं होगी। ये फेयर वैल्यू की तफसील में मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, अंग्रेज़ी में किताब में लिखी होती है, नेट पे लिखोगे वो भी आ जाएगी, याद कर लो। लेकिन समझना असल चीज़ है, या तो वैसे ही कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? यही फेयर वैल्यू की डेफिनेशन पूरे के पूरे FAR 1 में चलेगी हमारी। क्लियर हो गया? कोई मसला यहाँ पे? गुड। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म जो एसेट्स हैं, हमें हुकूमत से लॉन्ग टर्म एसेट मिला, अब उसको रिकॉर्ड किस पे करना है? फेयर वैल्यू पे। किस पे करना है जी? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू हम उस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी हाँ, महबूब यही है तरीका, या पसंदीदा तरीका यही है कि अगर आपको फिजिकल एसेट मिल गया, नॉन मॉनिटरी ग्रांट मिली है, उसको किस पे रिकॉर्ड किया जाए? फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाए। एसेट मार्केट में ले जाओ और पता कर लो ये मार्केट में कितने का मिल रहा है। जितने का मिल रहा है वो इसकी फेयर वैल्यू होगी, उस पर रिकॉर्ड करेंगे आप उसको। लेकिन अगर आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी कि फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कब नहीं कर सकते? जब कोई ऐसा एसेट मिल गया जिसकी मार्केट नहीं है। यहाँ पर सपोज प्लांट मंगवाया हुआ बाहर से, हुकूमत ने स्पेशल मंगवा के दिया, और वो ऐसा प्लांट है जो कि कोई इंडिविजुअल नहीं मंगवा सकता, सिर्फ हुकूमती इदारे ही मंगवा सकते हैं, तो हुकूमत ने आपको मंगवा के दिया। अब उसकी फेयर वैल्यू तो नहीं होगी। अब उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर नॉमिनल वैल्यू पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। किस पे करेंगे? नॉमिनल वैल्यू क्या है? नॉमिनल वैल्यू में एक जुमला बोलूंगा, नॉमिनल वैल्यू वही होगी जितने का आपको वो एसेट पड़ा। बात समझ में आ रही? हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो हाँ, गवर्नमेंट ने खरीदा, आप उससे तफसीलात ले लें। आपके फेयर वैल्यू पे तो इसकी निकाली नहीं जा रही, तो आप इस तरह करें, हमें तफसीलात दे दें कि आपने इसको कितने पे मैयर किया हुआ, हम उस पर ही मैयर कर लेंगे इसको। बात समझ में आ रही? वो नॉमिनल वैल्यू होगी। तो आम तौर पे नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पसंदीदा तरीका नहीं है। कोशिश यही की जाएगी कि फेयर वैल्यू निकल आए किसी सूरत में। क्लियर हो गया? ये दो बातें हो गई, किसके एतबार से? नॉन मॉनिटरी एसेट के एतबार से हो गई। पहले क्या करेंगे हम लोग? मैयर्ड एट फेयर वैल्यू, कोशिश यही करेंगे हम लोग। अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर क्या करेंगे? दूसरे वाला तरीका, मैयर्ड एट नॉमिनल वैल्यू, जो कि पसंदीदा तरीका नहीं है। क्लियर हो गया जी? मुश्किल को तो नहीं है यहाँ पे। ये दो ऑप्शंस हो गए नॉन मॉनिटरी ग्रांट्स के केस में। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? व्हाट इफ जो आपको एसेट मिला आप उसकी वैल्यू ही ना निकाल पाए, ना नॉमिनल ना फेयर वैल्यू, तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते आप। जिसकी वैल्यू निकालना मुश्किल है उसको आप गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे आप। टाटा बाय बाय। फिर आप उसका क्या करेंगे? आप उसका डिस्क्लोजर दे दें। आप उसका डिस्क्लोजर दे दें कि एसेट मिला है, वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, और ऐसा बहुत ही कम होता है। ऐसा को बहुत ही, शायद ऐसा कोई एसेट निकल आए, ऐसा एसेट नहीं होगा।
लेकिन चूंकि उन्होंने एक शिक बना दी हुई है तो लिहाजा उसको एक्सप्लेन कर दिया, अगर वैल्यू नहीं निकाली जा सकती तो फिर आप उसको रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। और क्लियर हो गया? कोई मुश्किल? गुड। अब आ जाए नॉन मॉनिटरी के ऊपर, सॉरी मॉनिटरी के ऊपर। मॉनिटरी में कैश और कैश इक्वलेंट है, उसको किस पे रिकॉर्ड करें? उसको फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। हुकूमत ने आपको 10,000 रुपये दिए, मान लें कि वो 10,000 रुपये जो हैं वो उसने आपको नोट दिए, करेंसी के नोट दिए, तो 10 रुपये का जो नोट है उसके ऊपर 10 रुपये के ऊपर 10 रुपये की वैल्यू लिखी हुई है ना। 10 रुपये के नोट के ऊपर 11 रुपये लिखा होता है या 9 रुपये लिखा हो, या हम उसको बोलते हो? नहीं बोलते ना हम उसको। आप बच्चे को भी दिखाएंगे हाँ भी नोट कौन सा है, वो कहेगा 10 रुपये का है, 10 रुपये से तुरतुर है, यही बोलेगा। लाल नोट दिखाएंगे वो कहेगा जी 100 का नोट है। बिल्कुल होगी, अभी उसी तरफ आ रहा हूँ मैं, भी उसी तरफ आ रहा हूँ। कॉस्ट पे नॉन करंट एसेट को जो आपको हुकूमत की तरफ से मिला, आपने परचेज किया। हाँ, यहाँ पर पूरे स्टैंडर्ड के अंदर कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी को यूज़ नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कहीं मिक्सअप ना हो जाए बाकी जहाँ पे कॉस्ट का हम वर्ड यूज़ करते हैं या कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं। कॉस्ट की जो टर्मिनोलॉजी वो क्या थी? कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और एनी अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। ये कॉस्ट की डेफिनेशन थी, यही थी ना डेफिनेशन। कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? चूंकि उसका भी आया है तो आपने सवाल किया, उसकी डेफिनेशन बता देते हैं। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड और एनी अदर और द फेयर वैल्यू ऑफ एनी अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। कॉस्ट तो ये थी, कॉस्ट तो ये थी। तो कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड का वर्ड है। तो उसी पे कितना है? आपने तो पे नहीं किया। या फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन गिवन, आपने कोई और उसका बदल अदा किया, वो तो नहीं किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उसको कॉस्ट कहेंगे? तो कॉस्ट की डेफिनेशन के अंदर गिवन और पेड का जो वर्ड है आप उस पर पूरा ही नहीं उतर रहे, हम उसको तो नहीं कह सकते ना फिर। तो लिहाजा फिर हमें कोई और दो नई टर्मिनोलॉजीज को लेना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू दरअसल वही है जो कि हुकूमत को कॉस्ट पड़ी हुई है, लेकिन हम उसको कॉस्ट नहीं कह सकते। कॉस्ट के अंदर पेड और गिवन है, गिवन और पेड में हम लोग नहीं है, हुकूमत है। बात समझ आ रही? तो मॉनिटरी के लिए जो फेस वैल्यू है वही हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। उसको आसान हो गया, कोई मुश्किल? अब गुड। अब अगली बात आ जाए, अगली बात पे आ जाए। रिकॉग्निशन भी हो गया और मेजरमेंट भी हो गया ना, समझ आ गया? अब आ जाए अकाउंटिंग के ऊपर। अकाउंटिंग कैसे करें? अब इसके रिकॉर्ड हो गया, अब बाकी के मामलात कैसे होंगे? बाकी के मामलात कैसे होंगे? बाकी के जो मामलात हैं वो क्या हैं? बाकी के मामलात से मुराद है क्या? ग्रांट मिली है ना आपको, जब ग्रांट आपको मिली है तो हमने मॉनिटरी ग्रांट की भी बात कर ली, यानी कि कैश की फॉर्म में। तो कैश की फॉर्म में जो हमारे पास चीज़ आएगी, समय हमें पैसे ट्रांसफ़र किए हुकूमत ने हमें 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए, या तो कैश को डेबिट करेंगे हम लोग या बैंक को डेबिट करेंगे, यही करेंगे ना हम लोग। समझ में आ गया? दूसरी तरफ उसने हमें मॉनिटरी ग्रांट नहीं दी, उसने हमें नॉन मॉनिटरी ग्रांट दी। कोई मशीनरी आ गई, तो मशीनरी को डेबिट करेंगे। बस आ गई तो मोटर व्हीकल को डेबिट करेंगे। बिल्डिंग आ गई तो हम लोग बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। ज़मीन का टुकड़ा आ गया तो हम लोग लैंड को डेबिट करेंगे। यही होगा ना? ये तो हो गया, समझ में आ गया। ये तो एसेट्स हमारे क्या है? ये क्या ग्रांट को इनकम में रिकॉर्ड नहीं करना हमने? क्या ग्रांट का कोई ताल्लुक इनकम के साथ है? जवाब है जी बिल्कुल है। क्या ग्रांट का कोई ताल्लुक लायबिलिटी के साथ है? जी थोड़ा बहुत वो भी है। अब वो कैसे होगा? उसके लिए IAS 20 ने 2 तरह की अप्रोचेस का जिक्र तो किया है, लेकिन फॉलो एक को ही किया है, और गाइडेंस भी एक पर ही दी हुई है, और सजेस्ट भी एक ही किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पसंदीदा एक ही है, दूसरे का नाम है। दूसरे का नाम क्यों है? दूसरे का नाम इसलिए है कि सिर्फ पूरे अर्थ गोले के ऊपर पाकिस्तान ही नहीं है ना, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। ऐसे ही है ना जी? तो इस गोले के जो बाकी छोटे छोटे गोले हैं
उन पर और भी तो कोई प्रैक्टिसेस हो सकती हैं ना इसके एतबार से, तो वहाँ पर इसके अलावा कोई और प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। हम चूंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में मौजूद IAS 20 को फॉलो कर रहे हैं, तो IAS 20 के मुताबिक हम लोग वही फॉलो करेंगे जो कि वो कह रहा है। अगर US गैप की बात की जाए या UK गैप की बात की जाए तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा डेविएट कर रहे हो इस स्टैंडर्ड से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूं, जिंदा मिसाल क्या है जी। IAS 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन मॉडल। क्या पढ़ते हैं? रीवैल्यूएशन मॉडल पढ़ते हैं। अमेरिकन कहते हैं ये क्या बकवास है। US गैप के अंदर वो कहते हैं ये क्या शुगर लगाया हुआ भी तुमने, ये शुगर हमने नहीं, हमारे पास नहीं है शुगर, उनके पास है ही नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल सिरे से ही नहीं है, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में है ना। मजे की बात। इसी तरह ये IAS 16 की मिसाल है। इसी तरह IAS 38 जो कि इंटेंजिबल एसेट्स का मामला है। इंटेंजिबल एसेट्स के मामले के अंदर एक होती है चीज रिसर्च कॉस्ट। UK गैप वाले उसको डील किसी और तरह से करते हैं। हम लोग चूंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी और तरह से करते हैं। इजाजत है, वो करते हैं उसको। गैप क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस, तो वो करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, दो तरह की अप्रोचेस हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक का नाम है कैपिटल अप्रोच, एक का नाम है इनकम अप्रोच। एक का नाम कैपिटल अप्रोच और एक का नाम पसंदीदा कौन सी है? इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच पसंदीदा नहीं है, ना ही IAS 20 ने उसकी बात की है। इनकम अप्रोच में क्या होगा? इनकम अप्रोच के अंदर हम लोग जब भी गवर्नमेंट ग्रांट को एज एन इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, क्योंकि इनकम रिकॉर्ड वहीं होती है। इनकम कहीं और रिकॉर्ड होती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दो ही चीज़ें आती हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो लिहाजा इनकम अप्रोच सजेस्ट्स दैट a business entity should record government grant as an income in statement of profit and loss by following a systematic manner. हाँ, अदर इनकम में आएगा। अच्छा, मजे की बात यह है, मुझे आपका नाम नहीं पता, आपने जो सवाल पूछा था इन्वेंट्री वाला, मजे की बात यह है कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली केसेस के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट को हम लोग अदर इनकम में रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने इन्वेंट्री का सवाल किया था, अगर इन्वेंट्री के लिए आपको ग्रांट मिली हुई होती तो हम उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते? अदर इनकम में तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्वेंट्री हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इफ सोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ रहा है तो हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट के एतबार से उसको सेल्स में ले जाना चाहिए, होना चाहिए। सेल्स के ऊपर, सिर्फ सेल्स के ऊपर, या रेवेन्यू, सेल्स या रेवेन्यू एक ही चीज है, उसके ऊपर पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कौन सा लगता है? IFRS 15 FR 2 में। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, उसके अंदर तो बात नहीं है ग्रांट की। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती। हम लोग ग्रांट को एज एन इनकम कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? उसको इनडायरेक्ट इनकम में रिकॉर्ड करते हैं आमतौर पर। हाँ, इनकम में करेंगे। कैसे करेंगे भी बताता हूं आपको मैं। हमारे पास दो तरह की अप्रोचेज हैं जी, यहां तक क्लियर हो गया? कोई मुश्किल? अच्छा, भी अप्रोच जो है हमारे पास वो ये है, ये बेसिकली आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी है। दो तरह की अप्रोचेज हैं, एक है कैपिटल अप्रोच और दूसरी है, हम इनकम अप्रोच को लेके चलेंगे। इनकम अप्रोच में हम लोग इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डील करेंगे, SOPL में। कैपिटल अप्रोच में क्या करते हैं? कैपिटल अप्रोच में हम उसको SOPL यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डील नहीं करते, बल्कि हम उसको डायरेक्टली इक्विटी में करते हैं। इक्विटी में किस कंपोनेंट में? रिटेन्ड अर्निंग्स में। लाइक रीवैल्यूएशन सरप्लस, याद है? तुम्हें याद हो गया ना? याद हो, हमें याद है, ज़रा पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, ये तो सबसे अच्छी बात है। जो लोग ना वाकिफ़ हैं उनसे शिकायत नहीं है, शिकायत तो उनसे जो वाकिफ़ हैं।
क्यों भाई? शिकायत तो उनसे है जो वाकिफ़ हैं। तो बात बढ़ जाएगी, फ़िलहाल छोड़े। तो कैपिटल में हम लोग उसको रिटेन अर्निंग्स में करते हैं, ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने पढ़ना ही नहीं है वो। अच्छा, इनकम में हम लोग उसको ले आए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जब उसको एज एन इनकम किसी भी गवर्नमेंट ग्रांट, चाहे मॉनिटरी है चाहे नॉन मॉनिटरी है, हमने उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करना है। गवर्नमेंट ग्रांट का जो हतमी जो उसका एंड पॉइंट है वो क्या है? उसने इनकम बनना है। क्या बनना है उसने? कैसे बनना है? सवाल ये कि अब पहली बात तो ये है कि क्या जैसे ही मिली फौरन इनकम बन जाएगी? बन सकती है। दूसरा ये है कि जैसे ही मिली तो थोड़ी थोड़ी करके इनकम बने, जैसे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में से थोड़ा थोड़ा करके रिटेन अर्निंग में हम लोग चार्ज करते थे, जैसा कि हम लोग किसी भी एसेट को थोड़ा थोड़ा करके कम करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन करते हैं ना। ये दोनों तरीके राइज हैं, ये दोनों तरीके लेके चलेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम तक पहुंचाने के लिए या एज एन इनकम रिकॉर्ड करने के लिए दो तरीके हैं। फौरन से इनकम रिकॉर्ड कर दो, हो सकता है, कंडीशंस पे मबनी है, कंडीशंस पर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर दो, उसको थोड़ा थोड़ा करके करें आप। तो स्टैंडर्ड ने क्या वर्डिंग यूज की है? डेप्रिसिएशन की तरह। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, यही होता है ना। यहां पर भी यही है कि गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम रिकॉर्ड करें सिस्टमैटिक मैनर में। गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम रिकॉर्ड करें किसमें? अब इसमें लेके जाना है और इसमें क्या लेके जाना है? एज एन इनकम इन सिस्टमैटिक मैनर। अच्छा, IAS 16 ने तो सिस्टमैटिक मैनर के अंदर आपको बहुत सारी, उसकी मद में बहुत सारे डेप्रिसिएशन मेथड्स दिए हुए थे। स्ट्रेट लाइन भी है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी है और ब्ला 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 ब्ला। क्या यहाँ पर कोई ख़ास तरीके दिए हुए? नहीं, कोई ख़ास तरीके नहीं है यहाँ पर। क्यों? सिस्टमैटिक मैनर डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कंडीशंस अटैच्ड टू ग्रांट के साथ, कि ग्रांट के साथ जो कंडीशंस हैं वो हैं किस नौइयत की। मैं मिसाल देके समझाता हूँ, मिसाल देके समझाता हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1 लाख रुपए मिले, हुकूमत ने कंडीशन ये अटैच की कि आने वाले 5 सालों तक आपने 50 लोगों को हायर करना है और हर साल के एंड पे हम चेक करेंगे 50 लोग पूरे हों, 50 लोग पूरे हों, और ये लो, ये पैसे रख लो। 1 लाख बहुत कम है वैसे, कितने करें? 10 लाख कर लो। 10 लाख दे दिया 5 सालों के लिए, 10 लाख भी वैसे कम ही है। 1 करोड़ करना, 1 करोड़ दे दिया। अब क्या हुआ? अब ये जो 1 करोड़ दिया ये 1 साल के लिए नहीं है, ये अगले 5 सालों के लिए है। और अगर तवज्जो की जाए, गौर किया जाए, तो इसका ताल्लुक उन लोगों की सैलरीज के साथ है, उन लोगों की सैलरीज के साथ है। तो सिस्टमैटिक मैनर क्या हुआ? सिस्टमैटिक मैनर ये हुआ कि जिस महीने जूं उनको सैलरीज अदा की जाएंगी, वैसे वैसे इस ग्रांट को इनकम बनाया जाएगा। आसान सा ना? अच्छा, इस ग्रांट को इनकम बनाया जाएगा तो पहले क्या थी ये ग्रांट? ये नहीं, एक्सपेंस नहीं थी, एक्सपेंस नहीं थी, ये लायबिलिटी थी। एक्सपेंस बनता है एसेट से। किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर किया, उसको क्या बना लिया? एसेट। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक्सपेंस। अगर इनकम बनाना है थोड़ा थोड़ा करके तो पहले क्या बनाएंगे? उसको लायबिलिटी बनाएंगे। आपको 1 करोड़ मिला, आपने 1 करोड़ संभाल के रख लिया। जब संभाल के रखा अपने पास, रिकॉर्ड तो करेंगे ना। रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे? लायबिलिटीज में आएगा, लायबिलिटीज में आएगा। अब लायबिलिटी में से निकाल के कहाँ लेके जाना है? उसको इनकम में लेके जाना है।